Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And we discuss these from Monday to Friday at 10 a.m. सो आप बैंकिंग वीडियो कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, इजी से डिफ़िकल्ट लेवल तक सारे हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। और अब आप ये सब्जेक्ट वाइज भी परचेज कर सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज़ करना है PM10 और आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो है कू इन नाइगर। कू हमने पहले डिस्कस किया था, होता है तख्ता पलट, यानी एक कंट्री में अगर वहाँ की मिलिट्री या कोई और ग्रुप वहाँ की गवर्नमेंट को इलीगली रिमूव कर दे और पावर खुद कब्जा ले। तो नाइगर में क्या हुआ, वहाँ की मिलिट्री ने वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको रिमूव करके जो पावर थी वो अपने कंट्रोल में ले ली। तो आप इसको क्विकली एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। द आउस्टर ऑफ नाइगर्स प्रेसिडेंट। व्हाट इज आउस्टर? ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड रिपीट होता है बार बार। आउस्टर इज रिमूवल फ्रॉम अ पोजीशन। किसी को अगर आप, कोई कंपनी है, कंपनी अपने एक कोई सीनियर मैनेजमेंट में से किसी को रिमूव कर देती है तो हम आउस्टर यूज़ करते हैं। या फिर कोई पॉलिटिशियन है, उनको रिमूव कर दिया जाता है पोजीशन से। तो किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन से किसी को रिमूव किया जाता है तो वहाँ पर आउस्टर यूज़ होता है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ Niger's president Mohamed Bazoum on July 26 is a blow against political stability. What's a blow? It's a shock. तो जो political stability थी वहाँ पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है? एक गवर्नमेंट अपना जो है टेन्योर पूरा करती है, इलेक्शंस होते हैं, नेक्स्ट गवर्नमेंट टेक ओवर करती है। ठीक है, फिर और तो टाइम पर इलेक्शंस होते हैं। और इंस्टेबिलिटी क्या होगी? अनिश्चितता, जहाँ पर गवर्नमेंट्स जो है वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, ये सब चीज़ें। तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उसके लिए एक शॉक है। इन द नेसेंट डेमोक्रेसी, तो अब ये द नेसेंट डेमोक्रेसी किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है? ये नाइगर के लिए यूज़ हुआ है कि जो नाइगर था वो क्या था? एक नेसेंट डेमोक्रेसी। नेसेंट होता है जब कोई चीज़ डेवलप होनी शुरू होती है। तो जब हम नेसेंट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यानी कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी जस्ट अभी इस्टेब्लिश हुई थी, ग्रो होना शुरू ही हुई थी कि वहाँ पर कू हो गई, यानी जो गवर्नमेंट थी उसको पावर से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, एंड तो जो ये शॉक है वो किसके लिए? एक तो नेसेंट डेमोक्रेसी के लिए, एंड एफर्ट्स टू काउंटर फास्ट स्प्रेडिंग इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी इन द सहेल रीजन। और जो कोशिश चल रही है कि अफ्रीका के एक एरिया है, जहाँ नॉर्थ अफ्रीका का एक रीजन है जहाँ की कई सारी कंट्रीज़, जिसमें कई कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, तो उस रीजन को कहते हैं साहेल रीजन। और वहाँ पर एफर्ट्स की जा रही, कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंसी होता है जब लोग जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हथियार उठा लेते हैं, एक तरह का रिवोल्ट कह सकते हैं आप। तो कंट्री के लोग ही अपने ही गवर्नमेंट को वायलेंटली रिमूव करना चाहते हैं। तो वहाँ पर इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी देखने को मिल रही थी, जिसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही थी। काउंटर का मतलब क्या होता है कि उसको कंट्रोल करने की या उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी इंसर्जेंसी को। लेकिन अब जैसे ही नाइगर में वहाँ की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया वहाँ की आर्मी ने, तो उसके लिए ये एक सेटबैक है, एक शॉक है। Mr. Bazoum, who became president in 2021 in the West African country's first peaceful democratic transition since it got independence from the French in 1960, was a symbol of democratic order in an otherwise tumultuous coup-ridden region. तो जो मिस्टर बजूम जो कि नाइगर के प्रेसिडेंट थे, तो वो कब बने थे प्रेसिडेंट? 2021 में। ठीक है, और वो पहला पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन था। मतलब कि 1960 में जो है नाइगर को इंडिपेंडेंस मिली फ्रांस से। उसके बाद से अब तक पहला पीसफुल ट्रांजिशन था, यानी कि एक गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा किया, पीसफुल इलेक्शंस हुए, और फिर दूसरी गवर्नमेंट ने जो है वो टेक ओवर कर ली पावर बिना किसी वायलेंस के। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था 1960 से। ठीक है, तो फर्स्ट पीसफुल ट्रांजिशन यानी कि एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में चेंज सिंस इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फ्रेंच इन 1960, इट वॉज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो वहाँ अफ्रीका का जो सहेल रीजन है, वहाँ पर क्या होता है, आमतौर पे पीसफुल ट्रांजिशन नहीं होता, या तो
किसी न किसी वजह से गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, नहीं तो फिर मिलिट्री जो है वो पावर जो है वो कैप्चर कर लेती हैं। तो इसलिए ये एक उस रीजन में ये कंट्री एक सिंबल थी डेमोक्रेटिक ऑर्डर का, कि डेमोक्रेसी का एक सिंबल बन गया था नाइगर। इन एन अदरवाइज जो रीजन है वो कैसे है, अदरवाइज ट्यूमल्टस कू रिडन रीजन। ट्यूमल्टस जहाँ पर केओस हो, यानी कि अनसर्टेनिटी हो बिल्कुल, जहाँ कुछ भी आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट अब है पावर में, आगे रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। तो बहुत केओस रहता है जिस रीजन के अंदर, तो ट्यूमल्टस वो। एंड कू रिडन, तो कू वर्ड हमने देखा क्या होता है, तख्ता पलट, यानी कि जब कोई मिलिट्री या फिर लोग जो है वो पावर एक गवर्नमेंट को रिमूव कर देते हैं पावर से इलीगली, ठीक है। तो यहाँ पे कू रिडन, किसी वर्ड के आगे हम रिडन लगा देते हैं, ठीक है। तो डिजीज रिडन मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीजेस हैं, ओके। अगर कू रिडन है यानी कि जिस रीजन में बहुत ज़्यादा कू होती हैं, यानी कंट्रीज़ में आमतौर पे किसी न किसी कंट्री में कोई ना कोई गवर्नमेंट को मिलिट्रीज जो है पावर से हटा रही होती हैं, तो ये बहुत कॉमन है वहाँ पे। ही हैड बिल्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स विद द यूएस। तो जो प्रेसिडेंट थे ये नाइगर के, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बनाई किसके साथ, यूएस के साथ और फ्रांस के साथ, विच हैव ट्रूप्स बेस्ड इन नाइगर। और जो फ्रांस और यूएस है उनके ट्रूप्स यानी कि उनके सोल्जर्स जो हैं वो नाइगर में स्टेशनड हैं, वहाँ पर उनके आर्मी के बेसिस हैं। बट pressure was also building on Mr. Bazoum as his rule was struggling to meet people's expectations। अब जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने यूएस और फ्रांस के साथ तो रिलेशंस अच्छे किए, लेकिन उनकी गवर्नमेंट पे प्रेशर भी बन रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो आकांक्षाएं थी उन्हें वो पूरा नहीं कर पा रही थी, एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही थी। सेक्शंस ऑफ द मिलिट्री वर फ्रस्ट्रेटेड विद द स्प्रेड ऑफ इंसर्जेंसी इन द साउथ एंड अनहैप्पी विद हिज ओवर रिलायंस ऑन फ्रांस। तो जो मिलिट्री और साथ ही साथ एक तो लोग अनसेटिस्फाइड थे, दूसरा मिलिट्री जो थी वो भी फ्रस्ट्रेटेड थी। फ्रस्ट्रेटेड यानी कि इरिटेटेड हम कह सकते हैं, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड विद द स्प्रेड ऑफ इंसर्जेंसी इन द साउथ। तो मिलिट्री को एक साउथ में, कंट्री के साउथ में एक इंसर्जेंसी से भी डील करना पड़ रहा था। एंड अनहैप्पी विद हिज ओवर रिलायंस ऑन फ्रांस। और मिलिट्री जो थी वो खुश नहीं थी कि नाइगर की मिलिट्री खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट ने जो है एक अच्छे रिलेशंस बनाए यूएस और फ्रांस के साथ, और जो नाइगर की मिलिट्री है उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था फ्रांस के साथ, जो कि वहाँ की मिलिट्री को अच्छा नहीं लगा। द प्रेसिडेंट हैड ऑल्सो टेकन स्टेप्स टू कर्टेल द मिलिट्रीज इन्फ्लुएंस। और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ स्टेप्स भी लिए थे ताकि जो मिलिट्री की जो इन्फ्लुएंस है कि कितनी ज़्यादा मिलिट्री की पावर्स को कम किया गया, ठीक है। इन्फ्लुएंस हम पावर कह सकते हैं, और कर्टेल करना का मतलब रिड्यूस करना, ठीक है, लिमिट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। तो जो आर्मी की मिलिट्री की जो पावर्स थी उन्हें कम किया गया। ही फोर्स सम जनरल्स, और कैसे किया ये, तो ये हाइफन है और यहाँ पे बताया गया कैसे उन्होंने ये पावर्स को कम किया। कुछ जनरल्स को रिटायरमेंट में भेज दिया, ठीक है, और बाकी जनरल्स को अब्रॉड फॉरेन में भेज दिया गया। एंड कट बैक ऑन द पर्क्स गिवन टू द प्रेसिडेंशियल गार्ड। तो प्रेसिडेंशियल गार्ड जो है एक मिलिट्री फोर्स है वहाँ, तो उनके जो पर्क्स थे, पर्क्स क्या होते हैं, जब आप कोई जॉब करते हो तो जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो पर्क्स होते हैं। तो जो प्रेसिडेंशियल गार्ड के पर्क्स थे, जो बेनिफिट्स थे, उन्हें भी कम कर दिया गया। बट द पब्लिक वाज आल्सो ग्रोइंग वेरी। अब ये सब स्टेप्स लिए गए, तो इससे क्या हुआ कि मिलिट्री जो है मिलिट्री के रिलेशंस प्रेसिडेंट के साथ अच्छे नहीं रहे, क्योंकि मिलिट्री की पावर को कम कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर हम लोगों को देखें तो द पब्लिक वाज आल्सो ग्रोइंग वेरी तो वैसे होता है बहुत ज़्यादा टायर्ड, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, ठीक है, आप या बहुत ज़्यादा काम करके आते हो और आप बहुत थक जाते हो, तो दैट्स वेरी। लेकिन यहाँ पर वो थकान वो फिज़िकल वेरीनेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर है कि उनके पेशेंस ख़त्म हो रहे थे, जो पब्लिक थी उनके पेशेंस ख़त्म हो रहे थे ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अमिड राइजिंग जिहादिस्ट अटैक्स। क्यों? क्योंकि कंट्री में बहुत जो अटैक्स थे, टेररिस्ट अटैक्स थे, जिहादिस्ट अटैक्स थे, वो बढ़ते जा रहे थे, एंड अ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। और दूसरा कारण था जो कि पब्लिक के पेशेंस ख़त्म हो रहे थे, वो ये थे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो है वो बढ़ रहा था, ठीक है। तो अब ये
कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? आप कोई भी चीज़ें परचेज़ करते हैं, ठीक है? आपको अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आप वो परचेज़ करते हैं। लेकिन अगर उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप एक बेसिक जो लेवल है, एक सैटिस्फैक्टरी लेवल आप नहीं उस लेवल पे नहीं अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे फूड है, एसेंशियल मेडिसिन्स हैं, ये सब चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। और नाइगर में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो उसका एक क्राइसिस चल रहा है, यानी कि इट्स एक बहुत सीरियस सिचुएशन है इस चीज़ को लेकर। द प्रेसिडेंशियल गार्ड एक्सप्लॉइटेड दिस पब्लिक रिजेंटमेंट। तो अब प्रेसिडेंशियल गार्ड पहले ही वो सेटिस्फाइड नहीं थे। प्रेसिडेंट के कुछ स्टेप्स थे जिसमें मिलिट्री की पावर कम कर दी गई, उसके अलावा इनके जो प्रेसिडेंशियल गार्ड थे उनके पर्क्स यानी बेनिफिट्स कम कर दिए गए, और जहाँ दूसरी तरफ जो लोग थे वो उनके पेशेंस भी कम हो रहे थे। तो जो प्रेसिडेंशियल गार्ड था उसने इस जो ये लोगों की जो ये फीलिंग्स थी उनको एक्सप्लॉइट किया, यानी उसका फ़ायदा उठाया, ठीक है? एक्सप्लॉइटेड दिस पब्लिक रिजेंटमेंट। कोई रिजेंटमेंट फील कोई तब करता है, एक तरह का इरिटेशन या एंगर की फीलिंग होती है जब कोई आपको गलत तरीके से ट्रीट करे, ठीक है? अनफेयरली ट्रीट करे। तो लोगों को लग रहा था कि उनकी जो गवर्नमेंट है उनके लिए ठीक से काम नहीं कर रहे, और वो जो फीलिंग थी उसका फ़ायदा उठाया प्रेसिडेंशियल गार्ड ने। व्हेन इट मूव इन करना तो वैसे होता है जैसे आप एक नए घर में जाते हो तो यू मूव इन टू दैट हाउस, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मूव इन का मतलब किसके लिए यूज़ हुआ है? प्रेसिडेंशियल गार्ड के लिए यूज़ हुआ है। तो जो कोई अथॉरिटी में कोई जैसे पावरफुल फिगर होती है, जैसे गवर्नमेंट है, जैसे कोई अथॉरिटीज़ है, जैसे मिलिट्री है, तो जब वो मूव इन करते हैं मतलब दे टेक एक्शन, ठीक है? तो जो उन्होंने क्या एक्शन लिया? दे मूव्ड इन टू आउस्ट द प्रेसिडेंट। तो उन्होंने प्रेसिडेंट को हटाने का डिसीजन लिया। साइट करना क्या होता है? साइट, ठीक है? याद करो, हमने साइट पढ़ा था, ठीक है? याद है आपको तीनों की मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग्स मैंने कहा था, सेंटेंसेस भी फॉर्म करने हैं, तो तीनों से एक एक सेंटेंस फॉर्म करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो यहाँ पर साइट का मतलब है मेंशन करना। तो उन्होंने क्या रीज़न दिया प्रेसिडेंट को हटाने का? ये डबल कोट्स में है, डिटीरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन। उन्होंने कहा कि जो कंट्री में जो सिक्योरिटी की हालात हैं, जो सुरक्षा के हालात हैं, वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। डिटीरियोरेट मतलब ख़राब होना, तो दे आर बिकमिंग वर्स। एंड बैड सोशल एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस। तो दूसरा रीज़न दिया गया कि जो गवर्नेंस है, जिस तरीके से जो प्रेसिडेंट है वो गवर्न कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं, वो कैसा है? बैड सोशल एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस, वो अच्छा नहीं है उनका गवर्नेंस का वे। तो ये रीज़न दिए गए रिमूव करने के पावर से। The US and France see Niger, the largest country in West Africa, as a bulwark against Islamist insurgency in the region. तो जो US और फ्रांस है, जिनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए थे प्रेसिडेंट ने, तो उनके लिए नाइगर का क्या इंपॉर्टेंस है? वो मानते हैं कि नाइगर जो है वो वेस्ट अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है, इसलिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, वो एक ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आता है एडिटोरियल्स में, यानी कोई चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? एक तरह से आप प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर मान सकते हो। तो नाइगर अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी को फैलने से रोक सकता है वेस्ट अफ्रीका में। तो ये मानते हैं फ्रांस और यूएस। Al-Qaeda, the Islamic State, and several other jihadist groups operate in the Sahel region with Niger, Burkina Faso and Mali particularly hit. तो क्योंकि उस रीजन में कई बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और बाकी और जिहादिस्ट ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट करते हैं उस रीजन में। तो और जो इन द सहेल रीजन विद नाइगर, बुर्किना फासो एंड माली पर्टिकुलर हिट। तो ये कंट्रीज जो है ये अफेक्टेड है टेररिज्म से, और अगर नाइगर जो है वो उसमें गवर्नमेंट जो है स्ट्रांग रहती है, तो एक बलवाक यानी कि एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का काम कर सकता है जो उस रीजन में टेररिज्म से उस रीजन को बचा सके। ओके, सो इन माली एंड बुर्किना फासो विच सॉ coups in 2021 and 2022, the Putschists ousted UN peacekeepers and French troops and moved to build closer security ties with Wagner, Russia's notorious military company.
तो अब अगर हम बात कर रहे हैं साहेल रीजन की, तो अब तो एक तरफ हम नाइगर की बात करें जिसमें अभी कू हुई है, उससे पहले 2 कंट्रीज़ में कू हो चुकी है उसी रीजन में, जो कि है बुर्किना फासो एंड माली। तो 2021 में और 2022 में पहले माली में और फिर बुर्किना फासो में कू हुई, यानी कि गवर्नमेंट को पावर से हटा दिया गया। और फिर क्या हुआ, जो पुच्छिट्स हैं, ठीक है, एक तो होता है कू, एक होता है पुछ, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है, यानी दोनों ही बात करते हैं जब तख्ता पलट होता है, और ये दोनों वर्ड्स का हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। एटलीस्ट कू का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, दूसरा ये सिनोनिम आप कंसिडर करो कू का, ठीक है। सो कभी कभी आपको कू कुछ एडिटोरियल्स में ऐसा भी लिखा दिख जाएगा कू, तो ये है कू डेटा, यानी एक फ्रेंच जो है फ्रेज है, वहाँ से आया है वर्ड कू, ठीक है। तो ये इसका मतलब भी सेम है, कू वहीं से आया है कू इंग्लिश में। एंड जो ये पुछ है, ये एक जर्मन वर्ड से आया है। तो इन दोनों वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर कहीं किसी एडिटोरियल में आपको मिलता है कू डेटा, तो उसका मतलब भी कू ही होता है। तो जिन लोगों ने वहाँ पर कू अटेम्प्ट की थी, यानी जिन्होंने पावर कैप्चर कर ली थी उन दोनों कंट्रीज़ में, कौन सी कंट्रीज़, माली एंड बुर्किना फासो में, उन्होंने क्या किया पावर कैप्चर करने के बाद, जो यूएन के पीस कीपिंग फोर्स होती है, जो अफेक्टेड कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत वायलेंस होती है, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजता है ताकि वहाँ पर शांति बनाई जा सके। तो उन्हें वहाँ से रिमूव कर दिया। तो उन लोगों ने जिन्होंने पावर कैप्चर की, उन्होंने पहला काम क्या किया, यूएन पीस कीपर्स को हटा दिया। उसके अलावा फ्रांस की ट्रूप्स थी, फ्रांस के सोल्जर्स से उन्हें हटा दिया, एंड मूव टू बिल्ड क्लोजर टाइज विद द वैगनर। और उसके बाद उन्होंने किसके साथ क्लोजर रिलेशंस बनाए, वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एक मर्सिनरी ग्रुप है, यानी कि जिसके में कोई किसी कंट्री के सोल्जर्स नहीं है, ये जस्ट ग्रुप ऑफ फाइटर्स हैं, ठीक है। और एक प्राइवेट कंपनी है तो रशिया की, तो उसके साथ इन्होंने क्लोज रिलेशंस बना लिए, ठीक है। रशियाज नोटोरियस मिलिट्री कंपनी, नोटोरियस क्या होता है, एक तो फेमस होता है, ठीक है, और दूसरा तो नोटोरियस, यानी कि एक किसी गलत चीज़ के लिए अगर आप फेमस हो, यानी कुख्यात हो, तो बदनाम हो, तो ये नोटोरियस मिलिट्री कंपनी है, उसके साथ इन्होंने क्लोज रिलेशंस बना लिए। इन नाइगर सपोर्टर्स ऑफ द कू स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन, तो नाइगर में जो है कू जिन लोगों ने कू अटेम्प्ट करी, यानी पावर टेक ओवर कर ली, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट किए कैपिटल में इन रशियन फ्लैग्स के साथ, ठीक है। और उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने मांग की कि फ्रांस की जो ट्रूप्स है, सोल्जर्स हैं नाइगर में, उन्हें हटा दिया जाए। The long French presence and the lack of results in the West's fight against terrorism seem to have added to the resentment among the militaries and people in the affected countries, which power-hungry generals, with a disregard for democratic practices, have exploited to seize power. फ्रांस से 1960 में तो इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन अभी तक भी फ्रांस के ट्रूप्स वहाँ पर हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ के ट्रूप्स, फ्रांस के जो सोल्जर्स हैं वो नाइगर से हटा लिए जाएँ। तो जो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इतने लंबे टाइम से फ्रांस के सोल्जर्स इन कंट्रीज़ में है, नॉर्थ अफ्रीका के कई कंट्रीज़ में फ्रांस के सोल्जर्स हैं, उसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रही है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इन चीज़ों की वजह से जो लोग हैं उनमें रिजेंटमेंट है, ठीक है, वो डिससेटिस्फाइड हैं, वो एंग्री हैं, और उसके अलावा मिलिट्रीज भी जो है वो डिससेटिस्फाइड है, जो वेस्ट की वॉर है उसकी वजह से, फ्रांस के सोल्जर्स की प्रेजेंस की वजह से। और इसी का ही फ़ायदा उठाते हैं जो पावर हंग्री जनरल्स होते हैं, ऐसे जो आर्मी के लीडर्स जो कि पावर कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। और ये ऐसे जो लीडर्स होते हैं उनको वो डिसरिगार्ड है, दे डिसरिगार्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। किसी चीज़ को डिसरिगार्ड करना यानी आप उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, ठीक है, आपके लिए वो इररेलेवेंट है। तो उनके लिए डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस की कोई वैल्यू नहीं है इन जनरल्स के लिए, और इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया है इन जनरल्स ने पावर को कब्जाने के लिए, टू सीज पावर। ओके, सो फ्रांस एंड द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट एशियन एंड वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, अ रीजनल ग्रुपिंग, हैव इश्यूड एन अल्टीमेटम टू द पुच्छिट्स to restore President Bazoum.
तो वहाँ जो नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ पे एक ग्रुप है फ्रांस के अलावा, वो ग्रुप का नाम है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो एक रीजनल ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है जिन लोगों ने जो कू की है, ठीक है, पुटशिट्स मतलब जिन लोगों ने नाइगर में गवर्नमेंट को रिमूव किया पावर से, तो उनको एक अल्टीमेटम दिया गया है, फाइनल वार्निंग दी गई है टू रीस्टोर प्रेसिडेंट बजूम, यानी कि उन्हें कहा फाइनल वार्निंग दी गई है कि आप वापस से पावर प्रेसिडेंट बजूम को दे दें। बट अ मिलिट्री इंटरवेंशन वुड फर्दर डिस्टेबलाइज द कंट्री। लेकिन अगर वो, अब क्या होगा, उसके अलावा फाइनल वार्निंग है, नहीं तो वो क्या करेंगे, वो अपनी मिलिट्री भेजेंगे उस कंट्री में, नाइगर में। अब लेकिन जो अब यहाँ पर ओपिनियन क्या दिया जा रहा है कि एक मिलिट्री इंटरवेंशन वुड फर्दर डिस्टेबलाइज द कंट्री। अगर ये कंट्रीज़ या फिर फ्रांस मिलिट्रीली इंटरवीन करते हैं, यानी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस कंट्री में, तो उससे ये कंट्री और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगी और ज़्यादा केओस हो जाएगा कंट्री में। हेल्पिंग द इंसर्जेंट्स एक्सप्लॉइट द केओस, और इस केओस का फ़ायदा, इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा कौन उठाएंगे, जो इंसर्जेंट्स हैं। इंस्टेड द यूएस एंड फ्रांस, अब इसके अलावा क्या सजेशन दिया जा रहा है कि मिलिट्रीली अगर इंटरवीन नहीं करना तो क्या करना चाहिए। तो सजेशन है कि यूएस और फ्रांस को विच स्टिल हैव इन्फ्लुएंस इन नाइगर, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हैं नाइगर के साथ, तो उनकी इन्फ्लुएंस अभी भी उनकी जो पावर है वो वर्क करती है, यानी उनके भी कनेक्शंस हैं उस कंट्री में। शुड पुश फॉर, व्हेन यू पुश फॉर समथिंग यू डिमांड समथिंग रिपीटेडली, ठीक है, बार बार आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो, तो ये कहा जा रहा है कि यूएस और फ्रांस को डिमांड करना चाहिए कि टॉक्स हो, नेगोशिएशंस हो, बातचीत हो, किसके बीच में, बिटवीन द जनरल्स एंड द प्रेसिडेंसी। तो जो प्रेसिडेंट यानी जो गवर्नमेंट है जिन्हें पावर से हटाया गया है वो, और जो जनरल्स जिन्होंने पावर कैप्चर कर लिया, उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए। सीकिंग एन एमिकेबल सेटलमेंट, एक एमिकेबल, एक फ्रेंडली सेटलमेंट की बातचीत से ही समझौता हो जाए ऑफ द डिस्प्यूट्स एंड द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और वापस उस कंट्री में डेमोक्रेसी फिर से इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, तो ये एडिटोरियल आज हमने देखा द हिंदू से। इसमें हमने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी पढ़े। ठीक है, तो हमें नाइगर के जो है इकोनॉमिक जो या पॉलिटिकल सिचुएशन पे फोकस करने से ज़्यादा हमें समझना है कि एक तो एडिटोरियल समझ में आना चाहिए हमें, इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस के आंसर कर पाएँ, जैसे कि क्या रीज़न था, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द प्रेसिडेंट्स रिमूवल। ठीक है, व्हाट डिड द मिलिट्री, what reasons were quoted by the military to remove the president from the power। ठीक है, यहाँ पे इसमें ओपिनियन पूछा जा सकता है कि what does the author suggest the countries such as the US and France should do in Niger। ये होना चाहिए। सराउंड जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका क्या रिएक्शन है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि जो बाकी कंट्रीज़ है रीजन में, जैसे माली एंड बुर्किना फासो, तो उनमें कू जो हुई उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि वहाँ पर मिलिट्रीज़ ने क्या किया, पीस कीपर्स को हटा दिया, फ्रांस की ट्रूप्स को हटाने की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस जो पैसेज के ऊपर बेस्ड है। और ये सब कैसे करोगे, जैसे मैंने कहा एडिटोरियल रीड करना है, देखना है कि यहाँ पर क्या मेंशन्ड है। ठीक है, पैसेज की बिगिनिंग में ये सब चीज़ें मेंशन थी, यहाँ पर मिड में ये सी चीज़ें मेंशन थी, एंड में ये चीज़ें मेंशन थी। ठीक है, एक शॉर्ट क्रिस्प एक समरी होनी चाहिए माइंड में 119 की, ओके ये चीज़ें थी इस पैसेज में। और ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, और ठीक है, तो कई बार क्या होगा कि मैं एक ही वर्ड के, जैसे कर्टेल है तो रिड्यूस, लिमिट, रिस्ट्रिक्ट, ताकि आप डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उससे एक फेमिलियराइज हो जाओ। ठीक है, ओके, डिसरिगार्ड को इनडिफरेंस भी कह सकते हैं, तो यू शुड नो कि अच्छा यहाँ पर हम इनडिफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। आप पहले के सेशंस भी देख सकते हैं, इनफैक्ट आपको देखने चाहिए, ताकि आप जो हमने वर्ड शुरू से कवर किए हैं आप उनसे भी फेमिलियराइज हो जाएं, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।